हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुगम करता में। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मैंने पहली बार में ही सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। दिसंबर 2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने क्वालिफाई किया है। ये मेरा रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। जो पेपर 1 है उसमें मेरे 150 में से 117 मार्क्स हैं। ठीक है, पेपर 1 में 150 में से 117 और जो पेपर 2 है उसमें मेरे 150 में से 102 मार्क्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा। इस बटन पर आपको दबाना है और जब आप इस बटन पर दबाएंगे तो इस तरह की एक बेल बन करके आएगी और जब आप इस बेल पर दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने एयरफोर्स का एयरमैन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, रेलवे का लेवल 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, इसे हम ग्रुप डी एग्ज़ाम भी कह देते हैं, और यूपी SSC का पीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। ये भी एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में होता है। और सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही मैंने पहली बार में ही क्वालिफाई किए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीटेट के पेपर 1 के CDP के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 10 जनवरी 2022 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था उसमें CDP के जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी सभी वीडियोस को देखते हैं, रेगुलर चैनल को फॉलो करते हैं, तो आप भी आसानी से CDP में 30 में से 30 नंबर लेकर के आ सकते हैं। ये पेपर नंबर 19 है। इससे पहले 18 पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। सभी क्वेश्चंस को एकदम डिटेल में अच्छे से डिस्कस किया गया है। दोस्तों, जिन चीज़ों को पढ़कर मेरे पहली बार में ही सीटेट के एग्ज़ाम में 117 मार्क्स आए हैं, उन सभी चीज़ों की तैयारी एकदम डिटेल में और अच्छे से मैं आपको इस चैनल पर कराऊंगा, जिसे पढ़कर आप भी आसानी से पहली बार में ही सीटेट के एग्ज़ाम में 120 से ज़्यादा नंबर लेकर के आ सकते हैं। और दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की हेल्प से हम क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर आप क्वेश्चन को ना भी पढ़ें तो भी आप केवल ऑप्शंस को देख कर ही, ऑप्शंस में केवल कुछ वर्ड्स को देख कर ही आप आंसर पर टिक लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चंस 100% ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं। रेस्पॉन्स शीट से सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। आप चाहें तो इन सभी क्वेश्चंस को वेरीफाई भी कर सकते हैं। और इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो रिवाइज्ड आंसर की से मैच किए हुए हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि कहीं आप हमारे जो आंसर है वो गलत तो नहीं हो जाएंगे। एक भी नंबर आपका एग्जाम में कटेगा नहीं और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो एकदम एक्यूरेट आंसर है, करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में विद्यार्थी ज्ञान सामग्री के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं। तो देखिए, यहाँ बोल रखा है कि जो विद्यार्थी होते हैं वो निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, तो ये वाक्य हो गया हमारा गलत। विद्यार्थी निष्क्रिय ज्ञान के प्राप्तकर्ता नहीं होते, बल्कि विद्यार्थी सक्रिय ज्ञान के प्राप्तकर्ता और सक्रिय खोजकर्ता होते हैं। ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। तो इस ऑप्शन को अभी छोड़ देते हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए, विद्यार्थी पूरी तरह से अपने दम पर ही अधिगम में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। जो विद्यार्थी होते हैं वो पूरी तरह से अपने दम पर ही अधिगम में आने वाली समस्याओं को, बाधाओं को दूर नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें शिक्षक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 4, प्रौद्योगिकी के उपयोग में विद्यार्थियों के साथ भेदभाव किया जाता है। तो समावेशी कक्षा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता। समावेशी कक्षा में किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। और इस वाले ऑप्शन में बोला जा रहा है कि भेदभाव किया जाता है, इसलिए चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। इसमें बोला गया है, जो ऑप्शन नंबर 2 है उसका अर्थ ये है कि जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें समान अवसर दिए जाते हैं एक समावेशी कक्षा में, और उनको विकसित होने के और आगे बढ़ने के समान मौके मिलते हैं, समान अवसर मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन डिफरेंट होता है बाकी के ऑप्शन से, वही हमारा सही आंसर होता है। पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत है, लेकिन दूसरा ऑप्शन सही है, मतलब कि इन तीनों से डिफरेंट है, इसीलिए यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं
जब कार्य डैश होता है, बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं होता, तो ये वाक्य बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब कार्य चुनौतीपूर्ण नहीं होता तो बालक सीखने के लिए प्रेरित महसूस नहीं करते। ऑप्शन नंबर 2 अप्रासंगिक, तो जब कार्य अप्रासंगिक होता है तब भी बालक सीखने के लिए प्रेरित महसूस नहीं करते। अप्रासंगिक एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 मूर्त और अत्यधिक जटिल, तो जब कोई भी कार्य अत्यधिक जटिल हो, ठीक है, अत्यधिक जटिल हो, बहुत जटिल हो, तो भी बच्चे उसमें उस कार्य को करने में रुचि नहीं लेते। तो अत्यधिक जटिल होना, तो जटिल एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। कोई भी ऐसा कार्य जो बच्चों की वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ हो, तो उस कार्य को करने में बच्चे रुचि दिखाते हैं और उस कार्य को सीखने में बच्चे प्रेरित महसूस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा? ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस वाले क्वेश्चन का आंसर बालक एक ही शब्द में दे देगा, तो ये वाला वाक्य हो जाएगा हमारा गलत। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर एक ही शब्द में दिया जा सके तो वह वाक्य सही नहीं होता है। हाँ, लेकिन ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर एक से अधिक होती हों, उनका उत्तर देने में बालक को सोच विचार करना पड़ता हो, तो वे वाक्य हमारे सही होते हैं, वही वाक्य हमारे उत्तर भी होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तरों पर लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। तो देखिए ये वाला वाक्य सही बोला गया है, ठीक है, लेकिन इसको उत्तर मानने से पहले बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। 328 को 984 से गुणा करो, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। इसका जो आंसर है वो केवल एक ही आंसर होगा। जब 328 का गुणा 984 में किया जाएगा तो हमें केवल एक आंसर मिल जाएगा। तो ये वाला प्रश्न भी बंद श्रेणी वाला प्रश्न है, इसलिए ये हो गया हमारा गलत ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 सौर प्रणाली का आरेख बनाओ, ठीक है, तो सौर प्रणाली का आरेख बच्चा बना देगा, ठीक है, तो ये भी वाक्य गलत है। पहला, तीसरा और चौथे ऑप्शन में बच्चे को कोई भी सोच विचार नहीं करना पड़ेगा, कोई भी तर्क नहीं लगाना पड़ेगा, इसलिए ये तीनों वाक्य गलत हैं। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। तो जो लोग शहरों में रहते हैं, ठीक है, तो उनके जो सामाजिक आर्थिक स्तर होते हैं वो अलग अलग होते हैं और उनका विश्लेषण करने के लिए बच्चे से बोला गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि बच्चा सोच विचार करेगा, अलग अलग आंकड़े इकट्ठे करेगा, लोगों से उनकी सोच जानने की कोशिश करेगा, तब जाकर के उसको आंसर मिलेगा। तो ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देने में बच्चों को सोच विचार करना पड़ेगा, कल्पना करनी पड़ेगी, मंथन करना पड़ेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील होता है? तो भाषा जब बच्चा सीख रहा होता है तो प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो चरण होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है वह संवेदनशील चरण होता है। प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है उसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कह देते हैं, ठीक है। तो भाषा अर्जन के संदर्भ में प्रारंभिक बाल्यावस्था एक संवेदनशील चरण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। जब सामाजिक क्रम व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत, तो यह अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी के ऑप्शन देख लीजिए, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो जब भी लड़का और लड़की ये सोचते हैं कि हम अगर किसी कार्य को करेंगे तो उस कार्य को करने से लोग हमारे बारे में एक गलत धारणा बना लेंगे और लोग हमें गलत समझने लगेंगे, तो ये चीज़ अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास के अंतर्गत आती है। आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, इसमें बच्चे सोचते हैं कि अगर उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया तो उन्हें दंड दिया जाएगा, तो ये आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास के अंतर्गत आता है।
सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, तो इसका अर्थ होता है कि जब कोई भी नियम हर जगह पर एक समान रूप से लागू होता है, ठीक है, तो उसे हम सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत कहते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, विकास केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, तो ये बात गलत है। जो विकास होता है वो केवल आनुवांशिकता से प्रभावित नहीं होता, बल्कि आनुवांशिकता और पर्यावरण या फिर आनुवांशिकता और परिवेश दोनों से ही प्रभावित होता है, दोनों की अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। ऑप्शन नंबर 2, विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर 3, विकास क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है, तो ये वाला वाक्य भी सही है। जो विकास होता है वह क्रमबद्ध तरीके से होता है और व्यवस्थित तरीके से होता है। ऑप्शन नंबर 4, विकास की गति व्यक्तिगत होती है, तो ये वाला वाक्य भी बिल्कुल सही है। जो विकास की गति होती है वो व्यक्तिगत होती है। व्यक्तिगत का अर्थ है कि प्रत्येक बालक में विकास की गति अलग अलग होती है, व्यक्तिगत तौर पर होती है। तो देखिए, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन एक समान है, सभी वाक्य सही बोले गए हैं, लेकिन पहला वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। तो यही सबसे अलग है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। कौन सी रणनीति से बचना चाहिए, मतलब कि कौन सा काम शिक्षक को नहीं करना चाहिए। तो खोजी अधिगम एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य हो जाएगा हमारा सही। बच्चों को खोजी अधिगम पर ध्यान देना चाहिए, चीज़ों के बारे में खोज करनी चाहिए, अन्वेषण करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, संकल्पना मानचित्रण, तो संकल्पना, कल्पना, ठीक है, ये सभी पॉजिटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य भी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 3, सहज अनुमान लगाना, तो चीज़ों के बारे में सोच विचार करना, अनुमान लगाना, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य भी हमारा सही हो जाएगा। निष्क्रिय नकल, तो निष्क्रिय भी एक नेगेटिव वर्ड है और नकल भी एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य हो जाएगा हमारा गलत, और यही सभी से डिफरेंट है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नए स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किसके महत्वपूर्ण भाग हैं। तो ये सभी समस्या समाधान के भाग हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना, तो ये सभी समस्या समाधान का भाग होते हैं। बाकी के जो ऑप्शन देख लीजिए, रट कर याद करना, तो रटना एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, भ्रांति एक नेगेटिव वर्ड है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो समावेशन होता है ये एक पॉजिटिव वर्ड होता है, लेकिन पहले और दूसरे ऑप्शन को जब हम कंपेयर करेंगे क्वेश्चन के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है। तो देखिए, यहाँ क्या बोला है, समूहित करना, ठीक है, उनको समूहित किया जा रहा है, समूहों में बांटा जा रहा है। तो जब भी किसी भी चीज़ को बांटा जाता है अलग अलग टुकड़ों में, समूहों में, तो उसे हम खंडीकरण कहते हैं, ठीक है। बांटने का मतलब टुकड़े करना, और टुकड़े करने का मतलब खंड करना, उसके छोटे छोटे हिस्से करना। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन देख लीजिए, समावेशन का अर्थ होता है, ये जो समावेशन शब्द है ये जीन पियाजे के नियम से संबंधित है, ठीक है। तो जब बच्चा अपने वर्तमान स्कीमा में नए ज्ञान को जोड़ता है तो वह समावेशन कहलाता है, ठीक है। जब बच्चा अपने वर्तमान स्कीमा में नए ज्ञान को जोड़ता है तो क्या कहलाता है, समावेशन कहलाता है। और दोस्तों, एक और शब्द होता है समायोजन। तो समावेशन और समायोजन में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। समायोजन का अर्थ होता है कि जब बच्चा अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करता है तो वह समायोजन कहलाता है, ठीक है। अधिसंज्ञान, जब बच्चा अपने खुद के बारे में ही सोच विचार करता है, खुद के बारे में ही सोच विचार करता है, अपने बारे में ही ध्यान लगाता है, तो इसे हम अधिसंज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना के
क्षमता के सीधे प्रभावित करती है। तो कौन सी अक्षमता है जो गणितीय गणना को सीधे तौर पर प्रभावित करती है? तो इसे कहेंगे हम डिसकैलकुलिया। ठीक है, जब बालक को गणित से संबंधित कोई भी कठिनाई होती है तो उसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 डिसग्राफिया, तो जब बच्चे को लिखने से संबंधित कठिनाई होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? डिसग्राफिया कहते हैं। डिसलेक्सिया, तो जब बच्चे को पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है तो उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। डिस्परेक्सिया, तो जब बच्चे को रोज़मर्रा के कार्य करने में, डेली के कार्य को करने में कठिनाई होती है, बालक को गति करने में कठिनाई होती है, तो वह डिस्परेक्सिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये बेल बन करके आएगी, इस पर दबाना है। और जब आप इस बेल को दबा देंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डैश और डैश बच्चों के समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। तो हमें द्वितीयक कारकों का पता लगाना है। तो देखिए, धर्म द्वितीयक कारक है लेकिन अभिभावक प्राथमिक कारक हैं, तो ये नहीं होगा। स्कूल और धर्म, तो स्कूल और धर्म दोनों ही क्या है? द्वितीयक कारक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी का देखिए, परिवार, तो परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है और स्कूल द्वितीयक कारक होता है। परिवार प्राथमिक कारक होता है, यहाँ मैंने लिख दिया P। आस पड़ोस ये भी प्राथमिक कारक होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे कि परिवार और पास पड़ोस या फिर आस पड़ोस केवल यही 2-3 शब्द हैं जो कि समाजीकरण का प्राथमिक कारक होते हैं। इनके अलावा धर्म, धार्मिक संस्थाएं, स्कूल, ठीक है, स्कूल हो गया, पुस्तकें हो गई, पत्रिकाएं हो गई, अखबार हो गए, मैगजीन हो गई, ये सभी समाजीकरण के द्वितीयक कारक होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल परिवार और पास पड़ोस याद रखनी है। परिवार या आस पड़ोसी ये दोनों ही समाजीकरण के प्राथमिक कारक होते हैं और इनके अलावा जितने भी शब्द होते हैं वे सभी द्वितीयक कारक होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना। तो बालकों का एक दूसरे से तुलना करना, तो तुलना करना एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य हो गया हमारा गलत। हमें बच्चों के बीच में तुलना नहीं करनी है। ऑप्शन नंबर 2 अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही बोला गया है। ठीक है, हमें बच्चों की मदद करने के तरीके खोजने हैं कि किस तरह से हम बच्चों की सीखने में मदद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बुरे प्रदर्शन के लिए बच्चों को शर्मिंदा करना, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल गलत है। अगर किसी बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चे को क्लास में सभी बच्चों के सामने शर्मिंदा करेंगे। ये वाला वाक्य हो जाता है गलत। शर्मिंदा करना नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 अधिगमकर्ताओं में असफलता का डर पैदा करना। अधिगमकर्ता का मतलब होता है जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, अधिगम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो बच्चों में असफलता का डर पैदा करना ये गलत बात है, तो ये वाला वाक्य भी हो जाएगा हमारा गलत। तो दूसरा ऑप्शन सभी से डिफरेंट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रक्रियाओं के संबंध को किस तरह से देखते हैं? ऑप्शन नंबर 1 केवल भावनाएं ही संज्ञान को प्रभावित करती हैं, तो केवल एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य हो गया हमारा गलत। ठीक है, नेगेटिव वर्ड आ गया तो वो वाक्य गलत हो जाता है और पॉजिटिव वर्ड आ गया तो वो वाक्य सही हो जाता है। दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं, तो जो संवेग और संज्ञान होती हैं या फिर जो भावनाएं और संज्ञान होती हैं वो दोनों ही एक दूसरे से गुथी हुई होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र का मतलब है अलग हैं, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, बिल्कुल गलत है। संज्ञान और संवेग या फिर कह लीजिए कि संज्ञान और भावनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 केवल संज्ञान ही भावनाओं को प्रभावित करती है, तो केवल क्या है? केवल एक गलत वाक्य, नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य भी हो जाएगा हमारा गलत। तो ऑप्शन नंबर 2 सभी से अलग है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए?
इसका अर्थ ये है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा वाक्य है जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का नहीं है। तो देखिए, मूर्त संसाधन देना, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। जब बालक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो तो हमें उसको मूर्त संसाधन उपलब्ध करवाने चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल गलत है। अमूर्त, ठीक है, हाँ, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और यहाँ दे रखा है अमूर्त, तो अमूर्तता की आवश्यकता अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है, ना कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, इसलिए ये वाला वाक्य हो गया हमारा गलत। ऑप्शन नंबर 3, क्रमित करने के कार्य देना, तो ये वाला वाक्य सही है। बच्चे के अंदर चीज़ों को क्रमित करने का गुण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। ऑप्शन नंबर 4, वर्गीकरण के मौके देना, तो ये वाला वाक्य भी सही है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक के अंदर वर्गीकरण करने की क्षमता आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि यही सभी ऑप्शन से डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो, तो ये वाला वाक्य गलत है। जब भी कोई एक भाषा को निर्देश का माध्यम बताया जाए तो वो वाला ऑप्शन गलत होता है, ठीक है। पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। बहुभाषीयता, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुभाषीयता या बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर 3, एक भाषावाद, ठीक है, तो एक भाषावाद नेगेटिव वर्ड है, ये वाक्य भी हो गया हमारा गलत। ऑप्शन नंबर 4, पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। पूरे देश में किसी भी एक भाषा को निर्देश का माध्यम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बच्चों के लिए बहुभाषा की खुली छूट होनी चाहिए कि बच्चा जिस भाषा का चाहे उस भाषा का प्रयोग कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? तो ऑप्शन नंबर 1, जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें, तो इस ऑप्शन को अभी छोड़ देते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें। देखिए यहाँ क्या लिखा है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही वाक्य है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य देने चाहिए और उच्च क्रम के कार्य दिए जाने चाहिए। उनसे सफलता की कम उम्मीदें रखें, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल गलत है। हमें किसी भी बच्चे से सफलता की कम उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हमें समान उम्मीदें रखनी चाहिए सभी बच्चों से। ऑप्शन नंबर 4, उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछें, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल गलत है। हमें प्रतिभाशाली बच्चों से बहुत ही सरल और आसान प्रश्न नहीं पूछने हैं। जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वे बहुत ही कम समय में चीज़ों को समझ जाते हैं, उन्हें अतिरिक्त समय की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है? शिक्षण की व्याख्यान विधि, तो व्याख्यान एक नेगेटिव वर्ड है, ये वाला वाक्य हो गया हमारा गलत। हम व्याख्यान विधि को बढ़ावा नहीं दे सकते। ऑप्शन नंबर 2, पूछताछ आधारित शिक्षा, तो ऑप्शन नंबर 2 एक सही वाक्य है, ठीक है। हम बच्चों को जो भी चीज़ पढ़ाते हैं वो पूछताछ आधारित होनी चाहिए। बच्चों को शिक्षक से प्रश्न पूछने चाहिए और शिक्षकों को उन्हें संतुष्ट करने वाले उत्तर बच्चों को देने चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, प्रतिपादक शिक्षण, तो प्रतिपादक एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, तो ये वाला वाक्य हो गया हमारा गलत। ऑप्शन नंबर 4, रटकर याद करना, तो रटना और याद करना दोनों ही नेगेटिव वर्ड है, ये वाला वाक्य हो गया हमारा गलत। ऑप्शन नंबर 2 सभी से अलग है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता? तो अपने सिद्धांत में सामाजिकता और सांस्कृतिक चीज़ों के बारे में लेव वाइगोस्की ने कहा है, बताया है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, BF स्किनर ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है, लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया है, और लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। वह विद्यार्थी के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो देखिए दोस्तों, जब भी बच्चा स्वयं के बारे में चिंतन करे, अपने ही बारे में सोच विचार करे, तो इसे हम अधिसंज्ञान कहते हैं। अधिसंज्ञान या फिर अधिसंज्ञानात्मक दोनों एक ही शब्द है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी बच्चा स्वयं के बारे में सोच विचार करे, स्वयं के बारे में चिंतन करे, तो यह अधिसंज्ञानात्मक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं। तो संरक्षण करने की जो सीख है वो बच्चों में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। संरक्षण करने की क्षमता बालकों में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। और एक और तरह से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, पूछा जाता है कि वर्गीकरण करने की क्षमता बालकों में कब आती है। तो वर्गीकरण करने की क्षमता भी बालकों में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। और देखिए इसे आप याद कैसे रखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है देखिए संरक्षण। तो संरक्षण का मतलब होता है रख रखाव करना, चीज़ों का बचाव करना। तो दोस्तों देखिए, इसमें से हम ले लेंगे, इसमें लिखा हुआ है मूर्त, तो मूर्त का अर्थ हो गया एक तरह से मूर्ति। क्या मान लेंगे हम, मूर्ति मान लेंगे। तो दोस्तों जो प्राचीन काल की खुदाई, जैसे खुदाई वगैरह करती हैं, तो जिनमें जो प्राचीन काल की मूर्तियां निकलती हैं, तो उन मूर्तियों का क्या किया जाता है, उन मूर्तियों को संरक्षित करके रखा जाता है, उन मूर्तियों का संरक्षण किया जाता है। तो इस तरह से आप याद रख सकती हैं कि बच्चों में संरक्षण करने की क्षमता कब आती है, मूर्ति। संरक्षण हम किसका करते हैं, तो मूर्ति। तो मूर्ति से आपको याद आ जाएगा मूर्त। तो संरक्षण करने की क्षमता बालक में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी, इस घंटी को दबाना है। और जब आप इस घंटी को दबा देंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे, जिनमें से आपको ऑल पर सेलेक्ट करके रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो बच्चे होते हैं उनकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, अलग अलग उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उनके सीखने की गति भी अलग अलग होती है। तो हमें उनको सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए अलग अलग तरीकों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन यहाँ को ऑप्शन में दे रखा है कि एक समान तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमें बच्चों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए एक समान तरीकों का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से तरीकों का इस्तेमाल करना है। ऑप्शन नंबर 2, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना। तो बच्चों के पूर्व अनुभवों को संचय करना, ये पॉजिटिव वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो सकता है। लेकिन बाकी के ऑप्शंस को भी पहले पढ़ लेते हैं। सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना। तो मानकीकृत एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य हो गया हमारा गलत। हमें मानकीकृत या मानक पाठ्यक्रम को लागू नहीं करना है, बल्कि हमें लचीले पाठ्यक्रम को लागू करना है। ऑप्शन नंबर 4, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा करने का मतलब है अनदेखा करना। तो क्या हमें बच्चों के पूर्व अनुभवों को या फिर अनुभवों को अनदेखा करना चाहिए? बिल्कुल ही गलत। हमें बच्चों के अनुभवों का सम्मान करना चाहिए, मान करना चाहिए, ना कि उनकी अनदेखी करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित एक नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य हो गया हमारा गलत। और दोस्तों बाल केंद्रित जो शब्द होता है वह पॉजिटिव वर्ड होता है। एक कक्षा जो होती है उसे कैसा होना चाहिए? एक कक्षा को ना तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, ना शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। एक कक्षा को बाल केंद्रित या बालक केंद्रित होना चाहिए, छात्र केंद्रित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, लचीला पाठ्यक्रम। तो लचीला जो वर्ड है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3, बैठने की निश्चित व्यवस्था, यानी कि क्लास में बैठने की एक फिक्स जगह होनी चाहिए। तो ये वाला वाक्य भी बिल्कुल गलत है। बच्चों के बैठने की एक निश्चित जगह नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चे जहाँ चाहें वहाँ पर बैठ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4,
मानकीकृत आकलन, तो मानकीकृत एक नेगेटिव वर्ड है, मानक मानकीकृत नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य भी हो गया हमारा गलत। तो देखिए ये तीनों ऑप्शन हो गए एक जैसे गलत गलत, और दूसरा ऑप्शन हो गया इन सभी से डिफरेंट, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का आलेख करती है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, मानवीय अस्तित्व के मामलों पर सोचने का सामर्थ्य व संवेदनशीलता, ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता, समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचना करने की क्षमता। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या दे रखा है, तार्किक और गणितीय, ठीक है। तार्किक यानी कि तर्क करना और गणित करना। तो देखिए यहाँ लिखा है गणित, तो गणित क्या होता है, वह विज्ञान से भी संबंधित होता है, ठीक है। जो गणित और विज्ञान होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित विषय होते हैं, जैसे कि गणित में भी सवाल होते हैं और विज्ञान में भी सवाल होते हैं। तर्कपूर्ण यहाँ दे रखा है तर्कपूर्ण, यहाँ भी दे रखा है तार्किक, ठीक है। विश्लेषण करना, तो विज्ञान और गणित दोनों में ही चीज़ों का विश्लेषण किया जाता है, चिंतन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है। तो एक तरफा प्रसारण नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य हो गया हमारा गलत। ऑप्शन नंबर 2, अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है, तो ये वाक्य बिल्कुल सही बोला गया है। एक प्रगतिशील कक्षा में जो अधिगम होता है, बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया होती है, वह अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होती है। अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। ऑप्शन नंबर 3, केवल, तो इसमें तो केवल वर्ड आ गया, केवल एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य भी हो गया हमारा गलत। केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है, वह शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल गलत है, ठीक है। अधिगमकर्ताओं की तो जिम्मेदारी होती है, साथ में शिक्षकों की भी जिम्मेदारी और भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर 4, निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा होता है, तो ये वाला वाक्य गलत है। अधिगम, एक प्रगतिशील कक्षा में जो अधिगम होता है वह निष्क्रिय अधिग्रहण द्वारा नहीं होता, बल्कि सक्रिय अधिग्रहण द्वारा होता है। तो दूसरा ऑप्शन सबसे डिफरेंट है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन, गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल गलत है। यहाँ लड़कियों से बहुत कम अपेक्षा रखी जा रही है गणित में, तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लड़कियाँ भी गणित में लड़कों के बराबर ही होती हैं, वह भी लड़कों की बराबरी अंक ला सकती हैं और अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर सकती हैं। लड़के और लड़की में कोई भी भेदभाव हमें नहीं करना है, और ना ही किसी भी विषय में भेदभाव करना है कि लड़कियां इस विषय को नहीं पढ़ सकती या लड़के इस विषय को नहीं पढ़ सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें सभी को समान रूप से साथ लेकर चलना है। तर्क, लड़कियों में गणित समझाने की आनुवंशिक क्षमता नहीं होती, तो ये वाला वाक्य भी गलत है, ठीक है। तो ये और मतलब कि जो कथन और तर्क हैं दोनों ही, जो ऑप्शन है वो दोनों ही क्या है, गलत है। तो ए और आर दोनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि ऑप्शन नंबर 1, बच्चे पहले से क्या जानते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। जब शिक्षक को पता होता है कि बच्चे पहले से क्या जानते हैं, तो शिक्षक नए ज्ञान को बच्चों के पुराने ज्ञान के साथ, पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। सामान्य भ्रांतियाँ, तो ये वाला वाक्य भी बिल्कुल सही है। शिक्षक को पता होना चाहिए कि बालकों के बीच में कौन कौन सी सामान्य भ्रांतियाँ हैं। ऑप्शन नंबर 3, विषय सीखने के लिए पूर्वापेक्षाएं, तो ये वाला वाक्य भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली, तो एक शिक्षक को पता होना चाहिए कि बच्चे किस शैली में सीखना पसंद करते हैं, क्योंकि शिक्षक को पता हुआ कि हाँ बच्चे इस तरीके से सीखना पसंद करते हैं, तो उसी तरीके से शिक्षक बालकों को शिक्षा दे पाएंगे। तो ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन नंबर 2 में, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार यह वाक्य उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, बिल्कुल नहीं। अगर बच्चे अपने आप से बात करते हैं तो इससे बालकों के विकास में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती, कोई भी बाधा नहीं होती। ऑप्शन नंबर 2, उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही वाक्य बोला गया है।
लेव वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में कहा है कि अगर बच्चे अपने आप से बात करते हैं तो इससे बच्चों को अपनी सोच को नियमित करने में मदद मिलती है। और दोस्तों, जब बच्चे अपने आप से बात करते हैं तो इसे हम निजी वाक या फिर व्यक्तिगत वाक भी कह देते हैं। ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ए, शिक्षकों को किसी संप्रदाय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा घृण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। तो ये वाला वाक्य हो गया हमारा बिल्कुल ही गलत। अगर बच्चों के बीच में कुछ भ्रांतियाँ हैं, कुछ वैकल्पिक अवधारणाएं बच्चों ने अपना रखी हैं, तो क्या हमें उनकी उपेक्षा करनी चाहिए? उपेक्षा करने का अर्थ होता है उन्हें उनकी अनदेखी करना, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उपेक्षा या अनदेखी नहीं करनी चाहिए। कारण आर, भ्रांतियाँ अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया को दर्शाती हैं। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल ही गलत है। बच्चों की भ्रांतियाँ बिल्कुल भी गलत नहीं होती हैं, बल्कि वे बच्चे के सोचने समझने की क्षमता को प्रदर्शित करती हैं। तो दोनों ही वाक्य गलत हैं, तो ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे हम RT एक्ट 2009 भी कह देते हैं, के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है? तो दोस्तों, RT एक्ट 2009 के खंड 12 के द्वारा बच्चों को जो स्कूल होते हैं, निजी स्कूल, उनमें आरक्षण दिया गया है। तो निजी विद्यालयों में आरक्षण, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। RT एक्ट 2009 के खंड 12 के अनुसार बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में आरक्षण दिया गया है। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखिए, उनके लिए अलग विद्यालय, तो ये बात बिल्कुल गलत है। हमें बच्चों के लिए अलग विद्यालय नहीं खोलने, बल्कि सभी बच्चों को एक ही विद्यालय में पढ़ाना है और बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से हम प्रबंधन कर सकते हैं। केवल एक नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। इसमें भी केवल नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है? तो रटकर याद करना, चीज़ों को रटना नेगेटिव वर्ड है, ये वाक्य गलत हो गया। विस्तारण, तो ये वाला वाक्य सही हो सकता है। विस्तारण का मतलब होता है एलेबोरेट करना, यानी कि विस्तार करना मतलब कि चीज़ों को फैलाना। तो जब हम चीज़ों को फैला करके बच्चों को बताते हैं, पढ़ाते हैं, चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, सारी चीज़ों को बच्चे को एकदम बढ़ा चढ़ा करके मतलब बताते हैं, विस्तार से बताते हैं, डिटेल में बताते हैं, तो ये चीज़ बच्चों के लिए अच्छी होती है। ऑप्शन नंबर 3, गैर संदर्भीकरण, बच्चों को ऐसी चीज़ें पढ़ाना जो कि उनके संदर्भ की नहीं है, तो ये क्या है? गलत बात है। ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंध, तो उद्दीपन और प्रतिक्रिया दोनों ही नेगेटिव वर्ड होते हैं, तो ये वाला वाक्य भी हो गया हमारा गलत। तो विस्तारण हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों 30 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस सब्सक्राइब के बटन पर आपको दबाना है। और जब आप इस बटन पर दबाएंगे तो इस तरह की घंटी बन करके आएगी, और जब आप इस घंटी को दबाएंगे तो इस तरह के ऑप्शंस आपके सामने खुल करके आएंगे, जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।